अनगिनत गैलेक्सीज और अरबों खरबों ग्रहों से बना हमारा अनंत ब्रह्मांड, जो कि सिर्फ एक बिग बैंग से शुरू हुआ था, फिर मैटर बनते हुए ग्रह बने और इसी कॉस्मिक केओस के बीच अर्थ जैसे एक छोटे और मामूली ग्रह पर जीवन उत्पन्न हो गया। अब ऐसा होना ऊपर से देखने पर बहुत रैंडम लगता है, लेकिन क्या हो अगर ये सारी ही इवेंट्स एक तय पैटर्न में घट रही हों? यानी कि अगर कोई यूनिवर्स के पैटर्न को समझ ले तो वो न सिर्फ भविष्य में होने वाली घटनाओं को पहले ही जान सकता है, बल्कि फ्यूचर तक को बदल सकता है। अब वो कैसे? चलिए शुरू से जानते हैं हमारी नई सीरीज टच में। कहानी की शुरुआत मार्टिन नाम के एक आदमी से होती है, जो कि एक एयरपोर्ट पर लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट में काम किया करता है। अब आज भी जब मार्टिन हमेशा की तरह अपनी ड्यूटी कर ही रहा था कि तभी उसके पास घर से कॉल आया, कैसे उसका बेटा फिर से घर से निकलकर पास वाले फोन टावर पर चढ़ गया है। अब मार्टिन जल्दी से वहीं पहुंचकर देखता है कैसे उसका बेटा जेक ऊपर टावर के किनारे पर बैठकर अपनी डायरी में लगातार कोई नंबर्स लिखे जा रहा था। तो वो जल्दी से अपने बेटे को यकीन दिलाता है कि वो डरे ना, वरना तो वो नीचे गिर जाएगा। दरअसल छोटा जेक बचपन से ही ऑटिस्टिक होने के साथ साथ हर किसी से काफी वियर्ड बिहेव करता रहा है। इसके अलावा उसे अजीबोगरीब कारणों से नंबर्स को लेकर एक अलग ही फैसिनेशन है। सो अब मार्टिन ने जब किसी तरह से उसे सेफली नीचे उतार लिया तो उसे एक गार्ड गुस्से में कहता है कि पिछले 1 महीने में जेक आज तीसरी बार उनके टावर पर चढ़ा है और अगर उसे कुछ भी हो गया तो सब कुछ उनके जिम्मे आएगा। इसलिए ही वे आज चाइल्ड केयर को रिपोर्ट कर रहे हैं कि मार्टिन अपने बेटे को नहीं संभाल पा रहा। मार्टिन अब परेशान होकर अपने बेटे जेक को वापस घर ले जाने लगता है, लेकिन इस बार भी जब वे गैस स्टेशन पर ही थे तो जेक नीचे उतर गया। मार्टिन अब जल्दी से उसे देखने उसके पीछे भी जाता है, जहाँ की जेक यहाँ एक स्कूल बस के पीछे खड़े होकर उसके नंबर 318 को अपनी डायरी में नोट कर रहा था। अब थोड़ी देर बाद मार्टिन जेक के लिए सोडा लेकर पास के स्टोर में जाते हैं तो यहाँ भी जेक एक अनजान आदमी को देखने लगा, जो कि अभी अपने लिए लॉटरी टिकट्स खरीद रहा था। तो जेक अब अजीब कारणों से उस आदमी की लॉटरी टिकट को उठाकर अपनी गाड़ी में आकर खुद को लॉक कर लेता है। वो जल्दी से इस लॉटरी टिकट के नंबर को अपनी डायरी में नोट करने लगा, जबकि बाहर वो आदमी तो लगातार गुस्से में चिल्लाए जा रहा था। सो मार्टिन भी अब जल्दी से गाड़ी के पास आकर उसे दरवाजा खोलने को कहता है, जिसके बाद जब जेक ने उस लॉटरी टिकट के सारे नंबर्स अपनी डायरी में नोट कर लिए तो वो आखिरकार दरवाजा खोलकर उस टिकट को उस आदमी को लौटा ही देता है। हालांकि वो आदमी उसकी इस हरकत से बहुत गुस्सा हुआ और वो बदले में मार्टिन को पंच मारकर चला जाता है। वो अनजान आदमी अब अपने घर आकर इस नई लॉटरी टिकट को भी अपने रूम में बाकी टिकट्स के साथ चिपकाने लगता है, यानी कि वो लॉटरी जीतने को लेकर बहुत सीरियस था। तो वहीं शाम होने पर मार्टिन अपने बेटे जेक को सुलाने जाता है, लेकिन यहाँ उसने देखा कि जो फोन उसे आज अपनी ड्यूटी के दौरान लॉस्ट एंड फाउंड में मिले थे, जैक उन्हीं से खेल रहा है। और तभी अब अजीब कारणों से वे सभी फोन्स एक साथ बज उठे। वही उन पर वही नंबर फ्लैश कर रहा था, जो नंबर जेक अपनी डायरी में सुबह से नोट कर रहा है। मार्टिन भी इसे देख बहुत हैरान हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब सुबह होने पर मार्टिन के घर एक क्लियर नाम की औरत आती है और उसने रिवील किया कि चूंकि उनके पास की सेलफोन टावर से रिपोर्ट आई थी कि मार्टिन अपने बेटे का ध्यान नहीं रख रहा, तो वो गवर्नमेंट चाइल्ड सर्विसेज डिपार्टमेंट से आई है ताकि छानबीन करके ये जान सके कि मार्टिन अपने बेटे को संभाल भी सकता है या नहीं, वरना तो सरकार मार्टिन से उसके बेटे की कस्टडी छीन लेगी और फिर जे को गवर्नमेंट फैसिलिटी में रहना होगा। अब मार्टिन क्लिया को सब बताने लगता है, कैसे आज से कई साल पहले जब जेक बहुत छोटा था तब उसकी पत्नी की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। तब से ही वो अपने बेटे को अकेले पाल रहा है। उसने जानबूझकर पास के ही एयरपोर्ट पर जॉब ली ताकि वो अपने घर के करीब रह सके और साथ के साथ अपने बेटे को संभाल सके। अब मार्टिन क्लिया को जैक के बारे में बताता है कि वो ऑटिस्टिक है, यानी कि उसे बाहर पब्लिक में बिहेव करना नहीं आता। दरअसल जेक कभी किसी से बात नहीं करता, वो अजीब कारणों से हमेशा अपनी डायरी में कुछ नंबर्स लिखता रहता है, जिन्हें कि आज तक भी मार्टिन कभी समझ नहीं पाया। सो अब मार्टिन क्लिया से रिक्वेस्ट करता है कि वो अपने चाइल्ड डिपार्टमेंट में ये रिपोर्ट भेजे कि वो अपने बेटे को अच्छे से पाल रहा है, वरना तो वे उसके बेटे की कस्टडी उसे छीन लेंगे और उसकी पत्नी के मरने के बाद वो अपने बेटे को नहीं खोना चाहता। मार्टिन ने यहाँ प्रॉमिस भी किया कि आज के बाद उसका बेटा कभी भी उस सेलफोन टावर के ऊपर नहीं चढ़ेगा। तभी क्लिया से बातें करते हुए मार्टिन जब आज का न्यूज़पेपर पढ़ ही रहा था कि तभी उसे कल वाली लॉटरी के रिजल्ट्स दिखाई दिए और मार्टिन हैरानी में भागकर जैक के कमरे में जाता है। उसने नोटिस किया कि जो लॉटरी नंबर्स आज न्यूज़पेपर्स में निकले हैं उन्हें तो जैक ने ऑलरेडी अपनी डायरी में कल ही नोट कर लिया था। मार्टिन अब घर आई क्लिया को भी ये सब कुछ समझाने की कोशिश करता है कि इसे
सेम इसी नंबर से कल इन सारे सेलफोन्स पर कॉल भी आई थी, जैसा कि होना पॉसिबल ही नहीं है। और आज सेम यही नंबर्स लॉटरी में निकल आए। तो वहीं कल जिस अनजान आदमी की लॉटरी टिकट्स जेक शॉप से लेकर भागा था, अब वो भी न्यूज में देखता है कि सेम वही लॉटरी टिकट सबसे बड़ा प्राइस जीत चुकी है, यानी कि अब वो करोड़पति बन गया। तो वहीं दूसरी ओर मार्टिन को भी अब तक एहसास हो गया कि जो उसका बेटा आज तक अपनी डायरी में नंबर्स लिखते आ रहा था वे रैंडम नहीं थे। अब उसे कल का लिखा हुआ एक और नंबर दिखाई दिया और ये वही स्कूल वाली बस का नंबर 318 था। हालांकि अब क्लिया ने कहा कि वो एक छोटे से बच्चे को सीरियस न ले। लॉटरी टिकट्स के नंबर का उसका पहले ही गैस कर लेना महज एक कोइंसिडेंस हो सकता है, जैसे कि अब इस 318 नंबर का क्या मतलब होगा। सो अब क्लिया ने कहा कि कल की रिपोर्टिंग के बाद जे को आने वाले 2 हफ्तों तक गवर्नमेंट फैसिलिटी में रहना होगा और वहाँ ऑफिसर्स 2 हफ्तों के बाद डिसाइड करेंगे कि वे जे को मार्टिन को वापस सौंपे या नहीं। मार्टिन अब अपने बेटे जे को अकेले में समझाता भी है कि वो खुद को अकेला महसूस न करे, सिर्फ 2 ही हफ्तों की बात है और फिर वो उसे वापस घर ले आएगा। जिसके बाद मार्टिन अपनी जॉब पर एयरपोर्ट पर आ गया। यहाँ वो अपने बेटे की नंबर और फोन टावर से जुड़ी ऑब्सेशन को लेकर ऑनलाइन रिसर्च करने लगता है। और अजीब बात कि इस पूरी ही सिचुएशन को एक प्रोफेसर आर्थर ने पहले से डिस्क्राइब कर रखा था। उसने इसकी ऑनलाइन एड भी डाल रखी थी कि जो बच्चे नंबर्स और सेल फोन्स के ज्यादा करीब रहते हैं तो वे उससे संपर्क करें। मार्टिन अब उस आदमी के घर का एड्रेस निकालता है और सरप्राइजिंगली इस एड्रेस में वही नंबर 318 आ रहा था। सो मार्टिन अब जल्दी से उसी एड्रेस पर जा पहुंचा और उसके बेल रिंग करने पर वही इंटरनेट वाला बूढ़ा आदमी आर्थर दरवाजा खोलता है। अब मार्टिन उसे सब बताने लगा कैसे उसका बेटा जेक ऑटिस्टिक तो है लेकिन साथ में वो अपनी डायरी में लगातार नंबर्स लिखते रहता है। सो उसे इस बारे में ऑनलाइन रिसर्च करने पर उनका एड्रेस मिला था। हालांकि अब मार्टिन को लगा कि इस बूढ़े आदमी के सामने वो अपने बेटे के बारे में बताकर गलत तो नहीं कर रहा, तो वो वापस जाने लगता है। लेकिन तभी पीछे से प्रोफेसर आर्थर ने कहा कि क्या उसका बेटा बार बार सेल फोन्स के टावर पर चढ़ता रहता है। और यहाँ से मार्टिन को सब समझ आ गया कैसे इस आदमी को उसके बेटे की सिचुएशन के बारे में अच्छा खासा अंदाजा है। सो अब प्रोफेसर आर्थर ने मार्टिन को अपने घर में बुलाकर सब समझाना शुरू किया। ऐसे वो खुद एक जाने माने यूनिवर्सिटी में फिजिक्स प्रोफेसर रहा है और उसके पास यूनिवर्स को लेकर एक अलग थ्योरी है। कैसे हमारा पूरा ही यूनिवर्स मैथमेटिकल कोड्स और सीक्वेंसेस पर बना है। ये अद्भुत कारणों से मैथ के अलग अलग नियमों का पालन करता है, ऐसे नियम जिन्हें कि इंसान कभी नहीं समझ पाए। जैसे यूनिवर्स में कोई भी वस्तु स्पीड ऑफ लाइट से तेज नहीं चल सकती। ये लगभग 3 लाख पर सेकेंड की स्पीड लिमिट खुद यूनिवर्स ने अपने ऊपर लगाई है। आर्थर ने आगे बताना शुरू किया कैसे इसके अलावा भी ग्रहों से लेकर गैलेक्सीज तक, स्टार से लेकर बड़े बड़े ब्लैक होल्स तक, हर एक मैटर जो कि इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं उन सबको मैथमेटिकल रूप से पेपर पर उतारा जा सकता है। उसने पानी का एग्जांपल दिया, जैसे पानी को जूम करने पर उसमें हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 एटम मिलेगा और जब वे आपस में मिलते हैं तो लिक्विड पानी बन जाता है। अब मार्टिन शुरू में बहुत हैरान था कि प्रोफेसर आर्थर उसे ये सब क्यों बता रहा है, इन सब का यूनिवर्स की बातों का उसके बेटे से क्या कनेक्शन। लेकिन प्रोफेसर आर्थर ने कंटिन्यू किया कि यही तो मेन बात वो उसे समझाना चाहता है कि हमारी पूरी दुनिया ऐसे ही नंबर्स और एक निश्चित पैटर्न से भरी पड़ी है जिन्हें कि हम जैसे आम इंसान कभी नहीं समझ सकते। यही पैटर्न्स हमारे पास्ट, प्रेजेंट और यहाँ तक कि फ्यूचर तक को डिसाइड करते हैं और अगर कोई इन पैटर्न्स को समझना सीख जाए तो वो बहुत आसानी से ये तक जान सकता है कि किस किस के साथ आगे फ्यूचर में क्या होगा। आर्थर ने आगे बताया कैसे वो इसी सेम सब्जेक्ट पर पिछले 30 साल से रिसर्च कर रहा था और उसे अपनी रिसर्च के दौरान पता चला कि कैसे कुछ बच्चे अपने जन्म से ही ऐसी एबिलिटीज लेकर पैदा हो जाते हैं जो कि आम इंसानों से उलट इन सारे नंबर्स और पैटर्न्स को समझकर उनसे फ्यूचर जान सकते हैं। और प्रोफेसर आर्थर के अनुसार मार्टिन का बेटा जेक भी ऐसे ही गिफ्टेड बच्चों में से एक है जो कि जिन भी नंबर्स को नोट करता है वे सब फ्यूचर में होने वाली किसी घटना का इशारा होते हैं। अब ये सुनकर तो मार्टिन को बिल्कुल यकीन नहीं होता कि उसका बेटा इन नंबर्स को डायरी में लिखकर फ्यूचर के बारे में बताता है। आर्थर ने आगे कहा कि कैसे जेक जानबूझकर हर बार सेल फोन के टावर पर ही जाता है। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो फोन सिग्नल्स को बड़ी आसानी से ट्रेस कर सकता है और वहाँ जाकर उसे सोचने में और क्लियरिटी मिलती है।
तो वहीं दूसरी ओर जेक तो इस वक्त क्लिया के साथ था और तभी वो पॉपकॉर्न्स का इस्तेमाल कर एक नंबर लिखने लगता है। अब क्लिया ने ध्यान दिया कैसे ये नंबर तो उसकी माँ का ही सेलफोन नंबर है और तभी उसके पास उसी सेम नंबर से कॉल भी आ गया। हालांकि अजीब बात, उसके फोन उठाने के बावजूद दूसरी ओर से कोई आवाज नहीं आती। वहीं मार्टिन भी अब जेक की डायरी से देखकर बाकी लिखे नंबर्स को चेक करने लगता है और उसे पता चला कैसे ये नंबर्स तो उनके पास वाली ट्रेन स्टेशन के पब्लिक फोन बूथ का नंबर है। तभी उसके पास क्लिया ने आकर बताया कैसे जो पहले जेक ने उसे नंबर 318 लिखा था वो आज की डेट यानी कि 18 मार्च है और इसका ये भी मतलब है कि आज 3:18 पर जरूर कुछ खास होने वाला है। अब मार्टिन क्लिया को प्रोफेसर आर्थर की छोरी के बारे में बताता है कैसे उन्होंने बताया था कि जेक उन्हें फ्यूचर के बारे में नंबर्स के जरिए बता रहा है, यानी कि आज के नंबर्स के हिसाब से उनके पास वाले ट्रेन स्टेशन पर कुछ ही देर में 3:18 पर कोई इवेंट होने वाली है। दोनों अब जल्दी से भागकर वहीं जाते हैं जहां अब उन्हें उस टेलीफोन बूथ को ढूंढना था जिसके बारे में जैक की डायरी में लिखा था और दोनों के अलग अलग दिशाओं में जाने पर थोड़ी ही देर में मार्टिन ने उसे ढूंढ ही लिया। उसने देखा कि यहाँ तो एक आदमी ऑलरेडी फोन पर लगा हुआ है, तो मार्टिन उसे जल्दी से फोन से दूर होने को कहने लगा क्योंकि 3:18 होने में बस 1 ही मिनट बचा था। और अब जैसे ही वो समय पूरा हो गया तो उस आदमी के पलटते ही मार्टिन ने नोटिस किया कि ये तो सेम वही आदमी है जिसके लॉटरी टिकट को 2 दिन पहले जैक ने उठा लिया था। सो मार्टिन अब गुस्से में उसे पंच करता है क्योंकि तब वो उसे मारकर भाग गया था। हालांकि फिर पुलिस ने उन्हें अलग कर दिया और मार्टिन को घर आने के बाद भी समझ नहीं आता कि आज 3:18 पर दोबारा सेम उसी आदमी से मिलना, इसमें जे क्या कहना चाह रहा होगा। इसमें तो कुछ भी स्पेशल नहीं था। और तभी उसे टीवी में न्यूज दिखाई दी कि कैसे एक रिटायर्ड फायर फाइटर ने एक जलती हुई स्कूल बस से बच्चों को सही समय पर निकालकर उन सब की जान बचा ली। और ये बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि सेम वही आदमी है जिससे कि आज 3:18 पर मार्टिन की लड़ाई हुई थी। वो आदमी टीवी पर बता भी रहा था कैसे वो तो आज ट्रेन लेकर जाने वाला था, लेकिन फिर उसकी ट्रेन स्टेशन पर एक आदमी से लड़ाई हो गई और पुलिस ने उन दोनों को ट्रेन स्टेशन से बाहर निकाल दिया। इसलिए ही जब वो बाहर बस लेने आया तभी उसे जलती हुई बस दिखाई दी और उसने बच्चों को निकाल लिया। अब मार्टिन ये खबर देकर सब समझ गया, यानी कि जेक ने जानबूझकर उसे ट्रेन स्टेशन पर भेजा था ताकि वो उस आदमी से टकराए और उस आदमी की ट्रेन निकलने से उसे बाहर जाना पड़े और फिर वो वहाँ बच्चों को बचा ले। मार्टिन ने ये भी नोटिस किया कि ये स्कूल बस वही 318 नंबर वाली बस थी जिसका कि जेक ने 2 दिन पहले नंबर नोट कर लिया था। मार्टिन अब सारी सच्चाई जानने के बाद अपने बेटे जेक से मिलने उसकी फैसिलिटी में गया। यहाँ उसे क्लियर दिखाई देती है और मार्टिन उसे भी अब सब समझाने लगा कैसे जेक ने पहले से ही जान लिया था कि आज के दिन वो बच्चों की 318 नंबर स्कूल बस एक एक्सीडेंट में पड़ने वाली है। इसलिए उसने उसी दिन उस आदमी से जो कि पास्ट में एक फायर फाइटर रह चुका है उसने उससे कनेक्शन जोड़ा ताकि इवेंट्स को बदलते हुए वो आदमी आज एक्सीडेंट वाली जगह पर मौजूद हो और फिर वो जलती हुई बस से सारे बच्चों को बचा ले। यहाँ अब तक क्लिया भी समझ चुकी थी कि सच में ही जेक फ्यूचर को देख और उसे बदल तक सकता है, लेकिन तभी दोनों ने ध्यान दिया कि अब जेक यहाँ आसपास कहीं नहीं था। अब मार्टिन जानता था कि वो तो फिर से भागकर उसी टावर पर गया होगा और ऐसा था भी। मार्टिन और क्लिया अब दोनों ही जल्दी से भागकर सेलफोन टावर पर जाकर जेक को वहीं किनारे पर बैठा हुआ देखते हैं। मार्टिन अब जेक से माफी मांगते हुए कहता भी है कि वो आज से पहले उसे कभी नहीं समझ सका। जेक तो हमेशा से ही उसे नंबर्स लिख कर दिया करता, मगर मार्टिन ने उन पर कभी ध्यान नहीं दिया। जेक पहले भी लोगों की मदद करना चाहता होगा और ऐसी घटनाओं को टालना चाहता होगा जो कि बहुत बुरी हो, लेकिन अब मार्टिन सब समझ चुका है और उसने जेक से प्रॉमिस भी किया कि वो आगे से उसे और उसके लिखे नंबर्स को फिर कभी इग्नोर नहीं करेगा। तभी जेक अब मार्टिन का फोन लेकर उसमें एक नंबर डायल करता है। सो मार्टिन ने जल्दी से उसी नंबर पर कॉल किया और जब दूसरी ओर से एक आदमी ने कॉल उठाया तो मार्टिन ने कहा कि वो उसे नहीं जानता होगा, मगर उसके ऊपर जल्दी कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। लेकिन वो डरे ना। अब अगली सुबह जब क्लिया फिर से जेक को गवर्नमेंट फैसिलिटी में ले जाने के लिए आई तो मार्टिन कहता है कि अभी तो वो अपने बेटे को समझना शुरू किया है, वो अभी कल रात वाले नंबर के बारे में जानकारी निकाल रहा है। सो क्लिया अभी उसे लेकर न जाए। हालांकि क्लिया ने समझाया कि वो उसकी सारी बातें समझती हैं, मगर वो कैसे भी करके सरकारी ऑर्डर्स को नहीं टाल सकती। जैक अब जाने से पहले वही नंबर एक बार फिर से मार्टिन के हाथ पर लिख देता है ताकि वो उसका पता निकालकर उसकी मदद कर सके। सो मार्टिन अब जल्दी से अपने ऑफिस में जाकर उसी नंबर का रिकॉर्ड निकालने लगा
और उसे पता चला कि यह एड्रेस तो एक पुराने आर्टिफैक्ट की शॉप का एड्रेस है जो कि यहाँ से ज्यादा दूर नहीं। हालांकि तभी मार्टिन के बॉस ने उसे काम दे दिया कि वो एक डॉग को उसकी मालकिन के एड्रेस पर पहुंचा दे। लेकिन जब वो उस डॉग के साथ जा ही रहा था कि रास्ते में एक फ्लाइट अटेंडेंट ने बताया ये डॉग असल में उसी का था, सो वो अपने डॉग को यहाँ से खुद ले जाएगी। दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी वो डॉग अपने बॉक्स से निकलकर दूर भागने लगता है और वो अटेंडेंट उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगी। तो वहीं जैक जो कि अभी क्लिया के साथ था उसे फिर से नंबर्स दिखने लगे और वो एक नया नंबर 5296 को लगातार बार बार लिखने लगता है। अब क्लिया समझ गई कि जैक से पूछने के बावजूद वो इसके बारे में कुछ नहीं बताने वाला और फिर जैक यहाँ से अपने पिता के पास जाने लगा। तो वहीं दूसरी ओर मार्टिन भी अब तक उस कल रात वाले आदमी का एड्रेस निकालकर उसकी शॉप पर पहुंच जाता है। दरअसल इस शॉप का ओनर एक आर्नी नाम का बूढ़ा आदमी था। तो मार्टिन ने उससे कहा कि जल्दी उनके साथ कुछ बुरा हो सकता है, इसलिए ही वो उससे मिलने आया। अब आर्नी ने पूछा कि उसके साथ क्या होगा और मार्टिन को इसके बारे में कैसे पता चला। हालांकि अब मार्टिन को तो खुद कुछ भी नहीं पता था और वो अपने बेटे की फ्यूचर देखने के बारे में उसे समझाएगा कैसे। तो मार्टिन ने कहा कि अभी उसे भी कुछ नहीं पता, लेकिन उन्हें अब से एक साथ रहना चाहिए। अब ये सुनकर तो आर्नी को भी लगा कि शायद से मार्टिन पागल हो चुका है और वो उसे अपनी शॉप से निकालने लगा। लेकिन तभी एक मास्क पहनकर लुटेरा आर्नी की शॉप में घुस आता है। वो गन पॉइंट पर उसके सारे पैसे लूटने लगा कि तभी पीछे से मार्टिन अब आर्नी को बचाने के लिए उस लुटेरे पर ही कूद पड़ता है, जिससे कि गोली चलते हुए आर्नी के कंधे में जा लगी और वो चोर भाग गया। अब मार्टिन जल्दी एम्बुलेंस बुला लेता है और वे आर्नी को लेकर हॉस्पिटल जाने लगे। हालांकि अब आर्नी तो मार्टिन से बहुत गुस्सा था। उसने कहा कि अगर वो उस चोर से ना झगड़ता तो उसे गोली भी ना लगती। अब मार्टिन यहाँ से सीधा प्रोफेसर आर्थर के पास जाता है। उसने उन्हें सब बताया कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अगर वो आर्नी की शॉप में नहीं जाता तो क्या उसे गोली जान से मार देती, या फिर वो शॉप में गया इसलिए वो गोली उसके कंधे में जा लगी। मार्टिन को खुद जैक के दिखाई नंबर्स के अनुसार कुछ पता नहीं होता, उसे सिर्फ अंदाजा लगाना होता है कि आगे क्या हो सकता है और क्या नहीं। हालांकि आर्थर ने समझाया कि जैक भी फ्यूचर के सिर्फ नंबर्स ही देख सकता है और वो नंबर्स को उसी भाषा में वहीं लिख देता है, इसलिए मार्टिन घबराए ना और वो जैक के दिखाई नंबर्स पर पूरा भरोसा करे। तभी मार्टिन को वापिस जाने पर जैक एक बस में बैठते हुए नजर आता है। तो मार्टिन भी भागकर उसी बस में चढ़ गया। तभी मार्टिन को याद आया कि प्रोफेसर आर्थर ने उसे कहा था कि वो जैक पर पूरा भरोसा करे, इसलिए अब वो जैक के साथ उसी बस में बैठकर आगे जाने लगता है। जैक खुद थोड़ी आगे जाकर बस से उतर गया और मार्टिन ने रियलाइज किया कि जैक तो चलते हुए उसे उसी आर्नी की शॉप के बाहर ले आया है, यानी कि जो उसे पहले लगा था कि उस लुटेरे से आर्नी को बचाने के लिए जैक ने उसे पहले शॉप में भेजा होगा। तो वो तो सिर्फ आधा ही काम हुआ था, अभी भी कुछ ऐसा बचा हुआ है जो कि जैक के अनुसार मार्टिन को पूरा करना चाहिए। दोनों अभी शॉप के ऊपर ही मौजूद आर्नी के अपार्टमेंट में जाते हैं। अब चूंकि आर्नी खुद तो हॉस्पिटल में एडमिट था तो उसका अपार्टमेंट खुला होने से वे अंदर घुस गए और जांच पड़ताल करने लगे कि आर्नी है कौन और उस पर आगे क्या मुसीबत आने वाली होगी। इसी बीच मार्टिन को एक लेटर मिलता है जिसे कि आर्नी ने अपनी बेटी को लिखा था। तभी जल्दी यहाँ अपार्टमेंट का लैंडलॉर्ड भी आ गया और वो बताता है कि आर्नी को कुछ महीनों पहले कैंसर डिटेक्ट हुआ था। फिर उसने ये लेटर और अपने बहुत सारे पैसे अपनी बेटी के लिए छोड़ दिए ताकि उसके मरने की खबर उसकी बेटी को उसके मरने के बाद ही पता चले, वरना तो वो बहुत परेशान होगी। सो मार्टिन अब जैक के साथ जल्दी से उसी आर्नी वाले हॉस्पिटल में जाता है ताकि कहीं वो खुद को नुकसान न पहुंचा ले। और हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद वे सीधे रूम नंबर 5296 में जाते हैं, जो कि जैक आज सुबह से ही अपनी डायरी में लिख रहा था। लेकिन आर्नी जिसे कि यहाँ रखा गया था अब वो तो यहाँ मौजूद ही नहीं है। तभी जैक ने खिड़की से बाहर देखा कैसे आर्नी तो हॉस्पिटल के कपड़ों में ही बाहर भाग चुका है। तो मार्टिन अब जैक को लेकर जल्दी से उसी के पीछे गया, कहीं वो ब्रिज से नीचे कूदकर अपनी जान न दे दे। और अब जब आर्नी बिल्कुल ब्रिज के किनारे पर खड़े होकर नीचे कूदने ही वाला था कि मार्टिन उसे रोकने लगा। उसने कहा कि आर्नी को ऐसे हार नहीं माननी चाहिए, वो अपनी बेटी से मिल अपना बचा हुआ समय उसी के साथ बिताए। जिसके बाद मार्टिन अब आर्नी को जबरदस्ती पकड़कर ब्रिज के अंदर खींच लेता है
और उसने उसे कूदने से रोक लिया। तभी ब्रिज पर एक डॉग भागते हुए आता है और उसके पीछे वही फ्लाइट अटेंडेंट उसे पकड़ रही थी। तभी अब वो आर्नी को गिरे हुए देखकर हैरान रह जाती है और वो भागकर उनसे गले से लग गई। मार्टिन अब यहाँ से सब समझ जाता है। दरअसल ये फ्लाइट अटेंडेंट वही थी जिसका सुबह मार्टिन को डॉग डिलीवर करना था, मगर वो रास्ते से भाग गया और वो उसके पीछे चली गई। इसलिए मार्टिन को समय मिल गया आर्नी की शॉप में जाकर उसकी जान बचाने का। लेकिन मरना तो आर्नी को वैसे भी था, इसलिए अब जैक ने इवेंट्स को इस तरह से बदल दिया कि आर्नी की बेटी अपने आप उनके पास पहुंच गई। अब वो अपने पिता के साथ उनका आखिरी बचे हुए कुछ महीने अच्छे से बिता पाएगी। तो वहीं मार्टिन भी जैक को सुलाते हुए सोचे जा रहा था कि कैसे उसका बेटा वाकई में जो कुछ भी करता है उसमें किसी न किसी की भलाई जरूर से होती है और वो आगे से उस पर कोई शक नहीं करेगा। मार्टिन अब अगली ही सुबह जैक और क्लिया के साथ ब्रेकफास्ट करने गया। वहीं अब तक क्लिया की भी मार्टिन से अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी थी। दोनों मन ही मन एक दूसरे को पसंद भी करने लगे। वहीं एक अरसे के बाद जैक को भी अपना पिता और क्लिया के साथ होने से वो फाइनली उनसे कम्युनिकेट करने लगता है, यानी कि अब उसे भी अच्छा लगने लगा। लेकिन इसी बीच जब वे बातें कर ही रहे थे कि जैक के हाथों कुछ सामान नीचे गिर गया और जब मार्टिन सब कुछ संभाल ही रहा था कि तभी जैक अपने हाथ से शीशे पर एक पैटर्न बना देता है। सेम यही पैटर्न उस टेबल के नीचे भी बने हुए थे और मार्टिन समझ गया कि जैक ये पैटर्न बनाकर उसे कुछ हिंट देना चाह रहा है। तो वो अब जल्दी से प्रोफेसर आर्थर के पास जाकर उन्हें यही पैटर्न दिखाते हुए बताता है कि अब तो उसे भी ये पहेलियां सुलझाने में मजा आने लगा है। शुरू में हर बार उसे ऐसा ही लगता कि उन नंबर्स और पैटर्न्स का कोई मतलब नहीं होगा, मगर हर बार जब सब कुछ क्लियर होता है तो हर बार उसे एक नया सरप्राइज मिलता है। अब थोड़ी देर बाद जब मार्टिन जैक के लिए पास के स्टोर से जैक के लिए ऑरेंजेस लेकर आ ही रहा था कि तभी उसका बैग फटने से वे बाहर गिर गई और जब मार्टिन उन्हें उठाने लगा तभी पीछे से एक चोर उसके बैग से उसका लैपटॉप लेकर भागने लगता है। मार्टिन जल्दी से उसका पीछा करने लगा क्योंकि उसके लैपटॉप में उसके काम का सारा इम्पोर्टेंट डेटा था। वो अब उस चोर का पीछा करते हुए एक बस में चढ़ गया और वो चोर चालाकी दिखाते हुए अब गेट बंद होने से पहले ही नीचे उतर जाता है, यानी कि अब ना चाहते हुए भी मार्टिन को इस बस से उतरने के लिए अगले स्टेशन तक जाना होगा। और जब मार्टिन बस की सीट पर बैठा ही था कि उसने रियलाइज किया कैसे उसके साइड में बैठी हुई एक लड़की के बैग पर सेम वही पैटर्न बना हुआ है जो कि आज सुबह उसे जैक ने बनाकर दिखाया था। मार्टिन सब समझ गया कि पहले उसका चोर का पीछा करना और फिर इस बस में आकर फंस जाना सब कुछ डेस्टिनी का हिस्सा है और इस औरत के बैग पर ये निशान होने का मतलब है कि उसके साथ जरूर से कुछ होने वाला है। और तभी मार्टिन को उस औरत के हाथ में गन दिख गई तो वो उसे धीरे से पूछने लगता है कि वो किसे मारने वाली है। अब उस औरत ने पकड़े जाने के डर से पहले ही बता दिया कि वो सामने बैठे एक आदमी को मार देगी क्योंकि उस आदमी ने पहले उसके पिता और भाई को मार दिया था, इसीलिए अब वो उसे मारकर अपना बदला पूरा कर लेगी। अब मार्टिन ने समझाया कि उसे ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, वो उस आदमी की रिपोर्ट पुलिस में दे दे। अगर वो उसे खुद मारेगी तो उसका खुद का भी करियर खत्म हो जाएगा। हालांकि अब लड़की ने बताया कि ये आदमी पहले आर्मी में सोल्जर रह चुका है और उन्होंने उसके भाई और पिता को मारने के बाद झूठे सबूत दिखा दिए कि उन दोनों की ही मौत एक्सीडेंट में हुई थी, यानी कि अब पुलिस भी कुछ नहीं कर रही, इसलिए ही वो खुद उसे मारने आई है। अब मार्टिन जल्द ही समझ गया कि वो इस लड़की का मन नहीं बदल पा रहा। सो वो अब बस में ब्रेक लगते ही जल्दी से उस आदमी के पास जाकर उसे भागने को कहता है। उसने बता दिया कि पीछे बैठी एक लड़की उसे जान से मारने वाली है, जिसके बाद मार्टिन अब खुद उस आदमी को बस से उतारकर पास वाली गली में भागने लगता है, जबकि साथ के साथ वो लड़की उनका पीछा कर रही थी। और जब थोड़ी आगे जाकर वे दोनों एक संकरी सी गली में फंस गए तो फाइनली वो लड़की उन तक पहुंच ही जाती है। इसी बीच जब फिर से मार्टिन उसे समझाने की कोशिश करने लगा तो पीछे से वो आदमी उसे ही धक्का मारकर दूर भागने लगता है और इस बार जब वो लड़की फिर से उसके पीछे भागी तो उसे एक बस उड़ा देती है। मार्टिन ने जल्दी से जाकर देखा कि इस लड़की की सांसें अभी तक चल रही थी, सो वो उसे जल्दी से उठाकर पास के हॉस्पिटल में ले जाता है। तभी वो आदमी जिसे कि वो लड़की मारने की कोशिश कर रही थी अब वो खुद भी उसे देखने के लिए हॉस्पिटल में आ गया और मार्टिन उसे उस लड़की की फैमिली के बारे में सब बताने को कहता है। अब उस आदमी ने कहा कि वो पहले आर्मी में सोल्जर था और एक हाईली सीक्रेट मिशन के दौरान जब उन्हें टिप मिली कि अमेरिका और कनाडा बॉर्डर से कुछ क्रिमिनल्स यूएस में घुस रहे हैं
तो उन्होंने एक ट्रक पर अटैक कर दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस ट्रक में इसी लड़की की फैमिली थी और उनके हाथों गलती से उसका पिता मारा गया। कैसे उस इंसिडेंट का उसे भी बहुत बुरा लगा था, इसलिए उसने उसी दिन से आर्मी से रिजाइन दे दिया और अब वो गिल्ट में एक एनजीओ चला रहा है। यहाँ से उस आदमी ने ये भी राज खोल दिया कैसे असल में उस रात उस लड़की का पिता तो मारा गया था, लेकिन भाई नहीं, वो भागकर कनाडा की बाउंड्री के अंदर चला गया। सो उसे लगता है कि वो कनाडा में अब तक जीवित होगा। अब ये सुनते हैं कि उस लड़की का भाई अभी तक जीवित है, तो मार्टिन जल्दी से उसे यहीं बताने भागता है। इसी बीच जब वो नर्स से पूछ भी रहा था कि क्या उस लड़की को होश आ गया, तो तभी उसे पीछे कनाडा के एक हॉस्पिटल से आई एक पेशेंट के लिए बोन मैरो डोनर की रिक्वेस्ट दिखाई दी। मार्टिन ने उसमें एड्रेस देखा कि ये एड्रेस तो उस आदमी की बताई उस रात की घटना के बहुत करीब का है। वो समझ गया कि ये तो उसका भाई हो सकता है। मार्टिन अब जल्दी से भागकर उस लड़की के पास जाकर उसे अच्छी खबर देता है कि कैसे उसका भाई मरा नहीं बल्कि अभी तक जिंदा है। वहीं अभी अभी उसे इतना भी पता लग गया कि उसके भाई का कनाडा के किसी हॉस्पिटल में बोन मैरो ट्रांसप्लांट होने वाला है। मार्टिन ने कहा कि अब वो लड़की आगे से कोई गलती ना करे। किस्मत ने उसे उसके भाई से फिर से मिलवा दिया और ये सुनकर तो वो लड़की भी बहुत खुश होती है। उसे रिलीफ भी महसूस हुआ कि अगर वो उस बस में उस सोल्जर को जान से मार देती तो फिर उसे उसके भाई के बारे में कभी पता नहीं चलता। जल्द ही उस लड़की का डीएनए उस बोन मैरो वाले रिक्वेस्ट के पेशेंट के साथ मैच भी हो गया, यानी कि वो उसी का भाई है। और वो लड़की मार्टिन को बहुत थैंक्स बोलती है जो उसने न सिर्फ उसे एक क्राइम करने से बचा लिया बल्कि उसके भाई को भी ढूंढ निकाला, यानी कि उसे एक नया जीवन मिल चुका है। मार्टिन भी खुश था कि उसके बेटे की वजह से उसने 3 लोगों की लाइफ बचा ली। तो वहीं दूसरी ओर क्लिया को खबर मिली कि कैसे उसकी मां को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। तो क्लिया के पहुंचने पर नर्स ने उसे बताया कि कैसे आज उसकी मां एक स्टोर से सामान चुरा कर भाग रही थी, तभी उसे पुलिस ने पकड़ लिया और यहाँ हॉस्पिटल ले आए। अब ये देखकर क्लिया को याद आता है कि कैसे जैक ने 2 दिन पहले ही उसकी माँ का सेल नंबर बता दिया था, जिसे कि वो भूल ही गई, यानी कि उसकी माँ के साथ भी कोई बड़ा हादसा होने वाला है और उसे अपनी माँ के लिए मार्टिन की मदद लेनी होगी। अब क्लिया नर्स को बता देती है कि असल में उसकी माँ को एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि उन्हें कुछ याद नहीं रहता, इसीलिए शायद से वे पैसे देना भूल गई होंगी। तभी जब क्लिया अपनी माँ से मिलने गई तो वे ये कहकर कि उसका छोटा बेटा बाहर इंतजार कर रहा होगा, अब वो हॉस्पिटल से ही भाग जाती हैं। क्लिया डर गई कि उसकी माँ कहाँ गई होगी। तभी मार्टिन भी अपने काम से उसी वक्त हॉस्पिटल में आ गया, यानी कि वो फिर से सही वक्त पर सही जगह पर पहुँच गया। तभी दोनों ने न्यूज में खबर देखी कि कैसे एक कपल का 5 साल का बेटा एक बूढ़ी औरत के साथ भाग चुका है। अब ये खबर देखते ही क्लिया ने मार्टिन को अपनी माँ के बारे में बता दिया, कैसे वो भी एक बच्चे से मिलने का कहकर हॉस्पिटल से भाग गई थी। वैसे भी उन्हें उनकी बीमारी की वजह से कुछ याद नहीं रहता, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने ही इस बच्चे को उठा लिया हो। तभी उन्हें प्रोफेसर आर्थर ने फोन करके बताया कि कैसे जैक ने उसे एक नया नंबर 975 दिया है और मार्टिन को तभी उसी नंबर के सेम एड्रेस का मैसेज भी आ गया। वे समझ गए कि फिर तो क्लिया की माँ वहीं गई होगी। दोनों जल्दी से भागकर वहीं जाकर देखते हैं कि आज तो यहाँ वर्कर्स उसी बिल्डिंग को ही गिराने वाले थे। तो अब वे उनसे 5 मिनट का टाइम लेकर जल्दी से बिल्डिंग के अंदर घुसकर क्लिया की माँ को ढूंढने गए और फाइनली उन्हें क्लिया की माँ मिल ही जाती है। क्लिया अब उनसे जल्दी से बच्चे के बारे में पूछने लगी, जिसके मिसिंग होने के बारे में उन्होंने न्यूज में देखा था। अब कुछ देर बाद क्लिया द्वारा अपनी माँ को ये यकीन दिलाने के बाद कि वो उनका बेटा नहीं था, उसकी माँ ने बता ही दिया कि वो तो उसे पास के एक पार्क में छिपा कर आई है। मार्टिन अब क्लिया को ये कहकर कि वो अपनी माँ के साथ इस बिल्डिंग के पीछे से निकल जाए, वो खुद उस बच्चे को ढूंढने चला गया और फाइनली उसी पार्क में जाकर उसे वो बच्चा मिल भी जाता है, यानी कि जे की मदद से एक और केस सोल्व हो गया। वहीं बच्चे के अकेले मिलने से अब क्लिया की माँ पर भी कोई केस नहीं चलेगा। अब क्लिया अकेले में मार्टिन को थैंक्स बोलती है क्योंकि वो अकेली अपनी माँ को नहीं संभाल पा रही थी। वहीं मार्टिन तो वैसे भी अब तक उसे प्यार करने लगा है, तो दोनों ने फैसला कर लिया कि अब वे आपस में शादी कर लेंगे, यानी कि जैक को उसकी नई माँ मिल गई। और मार्टिन और क्लिया आज के बाद जैक के बताए नंबर्स और पैटर्न्स की मदद से ऐसे ही और लोगों की मदद किया करेंगे। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये पूरी ही सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। तो आपको क्या लगता है, नंबर्स और पैटर्न्स को समझकर क्या कोई फ्यूचर को जान सकता है? और अगर ऐसी ही एबिलिटी आपको मिल जाती तो आप क्या करते? अपनी राय कमेंट्स में बताते जाएं। और वीडियो पूरा देखने के लिए आपने जो समय निकाला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।